आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वह लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में, और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाल ही में एक रीट पिटीशन फाइल किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन की मांग की गई थी कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है वो रजिस्ट्रेशन कराए। इसको 3 जजेस की बेंच ने रिजेक्ट कर दिया और इसे एक मूर्खतापूर्ण रिट पिटीशन बताया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। आइए इसी के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि क्या है लिव इन रिलेशनशिप और कैसे अभी रेगुलेट हो रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो है ये ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो कि विवाहित नहीं है लेकिन एक पति और पत्नी के रूप में रह रहे हैं, वैसे लोगों को लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि इसे इंग्लिश में भी लिखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप इज एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग अंडर विच द कपल हु आर अनमैरिड लिव टुगेदर टू कंडक्ट अ लॉन्ग रिलेशनशिप सिमिलर एज इन मैरिज। वो एक लॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं जो कि मैरिज के नेचर का होता है, सिमिलर अ नेचर ऑफ मैरिज। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डी फैक्टो यूनियन है। डी फैक्टो का मतलब होता है तथ्यता, तथ्य के रूप में ये दो व्यक्तियों का यूनियन है जो कि एक शेयर कॉमन बेडरूम को शेयर करते हैं, कॉमन बेडरूम को। विवाह से पहले, विवाह उनका सोलेमनाइज नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को लिव इन पार्टनर या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले, इंडिया में तो लिव इन रिलेशनशिप ही कहा जाता है। यदि हम इसकी बात करें कि वेस्ट में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसका पहला नाम है कॉमन लॉ मैरिज, इनफॉर्मल मैरिज, मैरिज बाय हैबिट, डीम्ड मैरिज। इस तरह के अन्य नामों से ये वेस्टर्न कंट्रीज में जाना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप एंड मैरिज इन इंडिया। तो जो भारत में विवाह का कंसेप्ट है वो बहुत ही पवित्र है और भारत अपनी दो विशेष पहचानों के लिए जाना जाता है। पहला है डेमोक्रेसी और दूसरा है यहाँ की फैमिली यूनियन। यहाँ पे लोग सिस्टमैटिक रूप से एक परिवार में रहते हैं और उनका सब कुछ ही परिवार होता है। देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सच रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप जैसा कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों का संबंध था, परंतु ये किसी अन्य रूप में भारतीय समाज में अवश्य ही विद्यमान था। परंतु जब भारतीय इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया 1992-93 के आसपास, तब से एडल्ट लोग शहरों में रहने लगे और वहीं से इस कंसेप्ट ने और ज़्यादा जोर पकड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस रिलेशनशिप में रहने लगे हैं। इससे हुआ ये कि जो पारिवारिक यूनियन था, फैमिली यूनियन था, उसका वायलेंस इस रिलेशनशिप के आ जाने से दोनों में एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसीलिए इस रिलेशन को अभी आज तक से लॉ के रूप में मान्यता नहीं मिली है। तो इस बात को यहाँ पे लिखा गया है कि इन इंडिया टिल डेट देयर इज़ नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू डील ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। भारत में अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया है जो लिव इन रिलेशनशिप को डील करता हो। तो ये आखिर डील हो कैसे रहा है? यदि है, इनलीगल नहीं है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं,
तो इसका कुछ न कुछ तो आधार होगा। तो हाँ, सेक्शन 2F जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है कि एज अ नेचर ऑफ मैरिज, यानी जो कोई भी विवाह से पूर्व ऐसे रिश्ते में रहता है जो मैरिज के नेचर का है, वहाँ पे किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। यही अधिनियम है जो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट रिकॉग्नाइज करता है नॉन मैरिटल एडल्ट रिलेशनशिप को। 2005 के बाद से यहाँ से एक बीज अंकुरित होता है कि जो एडल्ट हैं, पर्सनल लॉज भारत में हैं, उन पर्सनल लॉज को नहीं फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग विवाह नहीं करते हैं, या फिर स्पेशल मैरिज में भी विवाह नहीं करते हैं, वो लोग इस तरह के विवाह से पूर्व ही मैरिटल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो इसका एक क्या आधार है? तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 19 में वैसे सीधा सीधा है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इसी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वेस्टेड एक और राइट है, राइट टू चूज हिज एंड हर लाइफ पार्टनर, यानी जो कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, वो लड़की है, स्त्री है, फीमेल है, और 21 वर्ष यदि लड़का है, या फिर कुछ विवाहों में 21 वर्ष भी लड़की का आयु है, अब नए अमेंडमेंट से 21 वर्ष दोनों का हो जाएगा, तो वो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकती है या चुन सकता है। और आर्टिकल 21 में हम सभी जानते हैं कि राइट टू लाइफ ग्रांटेड है, और इसमें भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यानी यदि कोई एडल्ट यह चाहता है किसी और के साथ किसी ऐसे रिश्ते में रहना जो विवाह नहीं है लेकिन विवाह जैसा है, वहाँ पे कोई भी चीज़ उसे एक साथ रहने से रोक नहीं सकता है। इसी विषय पे कुछ केस लॉज हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 2005 में तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया, उसमें ये बीज अंकुरित होता है। 2006 में एक, इससे पहले ध्यान दे, पहले बद्री प्रसाद के केस पे, और बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, इसमें पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कपल को जो लोग एक साथ 50 वर्षों से रह रहे थे परंतु विवाह नहीं किए थे, उस रिश्ते को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ नेचर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप के रूप में। ये पहली बार भारत में हुआ। फिर अगला 2006 में क्या होता है? 2006 में जाने से पहले ही 2005 की हम बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में यह बीज अंकुरित हो रहा है कि जो कोई एडल्ट है बिना विवाह किए एज अ नेचर ऑफ मैरिज रह रहा है, वो रह सकता है। और 2006 में एडल्ट हैज़ राइट टू चूज हिज पार्टनर कह दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद आगे हम लोग एक तीसरे केस में बढ़ते हैं कि खुशबू वर्सेस कन्यम्मा का केस है, कन्यामल का केस है। इस केस में हुआ ये था कि खुशबू एक साउथ की एक्ट्रेस हैं। उन्होंने इंडिया टुडेज के एक मैगजीन में ये इंटरव्यू दिया था कि प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप गलत नहीं है। इस संदर्भ में इन्होंने अपना विचार रखा था, मेट्रोपॉलिटन सिटी का उदाहरण दिया था। खुशबू के अगेंस्ट में बहुत सारे केस फाइल किए गए थे। उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना और जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिविंग टुगेदर इज़ नॉट एन ऑफेंस, यानी एक साथ रहना कोई अपराध नहीं है। यदि एडल्ट हैं, एक साथ रहना चाह रहे हैं, तो उन्हें किस आधार पर रोका जाएगा? लेकिन इसी केस में यह भी माना गया था कि यह इमोरल है। तो इमोरलिटी अभी पनिशेबल नहीं है। अगेंस्ट द लॉ कुछ भी एक्ट और कंडक्ट होगा वो पनिशेबल है, इमोरलिटी पनिशेबल है नहीं। इसलिए यहाँ से ये प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी मान्यता मिल गया। खुशबू के केस में ये 2010 का केस है। 2005 से शुरू हो रहा है, 2006 आता है, 2010 में
खुशबू के केस में ये मिल गया। लेकिन एक डी वलसारे ये केस है, इसी तरह से एक BKB शर्मा का केस है 2013 का। उसमें कुछ कंडीशन बताए गए थे कि कब दो एडल्ट अगर रह रहे हैं साथ साथ तो वो लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। तो उसका जो प्रमुख 3-4 पॉइंट था वो यह था कि कपल मस्ट होल्ड अ स्टेटस इन सोसाइटी एज अ स्पाउस, यानी दो लोग जो रह रहे हैं उनको सोसाइटी स्पाउस के रूप में एक्सेप्ट करे, उनका एज मैरिज का होना चाहिए और वो लोग पहले से मैरिड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाइगेमी का केस हो जाएगा। यदि मुस्लिम हैं तो उनका पर्सनल लॉज तो है, लेकिन वो इस तरह से रिलेशनशिप में वहाँ भी नहीं रह सकते हैं, उनका भी एक अलग कंसेप्ट है, वो बड़ा डिस्कशन है। तो उनको अनमैरिड होना चाहिए और ये कोहैबिटेशन जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को कोई जबरन रख लिया है और अपने केस को प्रूफ करने के लिए यह बताता है कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये 4-5 मेन पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप के लिए, और वो एक लंबा समय तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक और दो दिन के लिए। अगला पॉइंट ये है कि द parties must have lived together in a शेयर हाउस होल्ड एज डिफाइंड इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। वो लोगों को ऐसे रहना चाहिए कि शेयर हाउस होल्ड हो, कहीं आए मिले चले गए, फिर आते हैं मिलते हैं चले जाते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप की यहाँ बात नहीं की जा रही है। उसी बात को अगले पॉइंट में समझते हैं कि मेयरली स्पेंडिंग वीकेंड टुगेदर और अ नाइट फॉर सेक्सुअल प्लेजर इज़ नॉट अ लिव इन रिलेशनशिप। एक तो उनको शेयर हाउस होल्ड होना चाहिए और दूसरा कि वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए यदि एक साथ रह रहे हैं तो वो रिलेशनशिप को यहाँ पे रिकॉग्नाइज लिव इन रिलेशनशिप के रूप में नहीं किया जाएगा इंडिया में। इसी मैरिज पे और इस रिलेशनशिप पे बहुत सारे केस इस समय आ रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि किस तरह से एक लिविंग पार्टनर दूसरे लिविंग पार्टनर की मर्डर कर दे रहा है, टुकड़ों में काट दे रहा है, कहीं जंगलों में फेंक दे रहा है, कहीं ब्रीफकेस में भर दे रहा है। इस रिलेशनशिप को लोग या एडल्ट ये समझ रहे हैं कि ये वन नाइट रिलेशनशिप ही लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है। यदि आप वन नाइट रह के अपने कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे कोई अपराध तो नहीं है, यदि आप दो लोगों का कंसेंट है, एडल्ट का कंसेंट है तो, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा तो क्या समस्या होगी कि लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज जैसा स्टेटस प्राप्त नहीं होगा। और जब मैरिज जैसा स्टेटस प्राप्त हो जाता है तो उसका क्या बेनिफिट होता है कि वाइफ लीगली वेडेड वाइफ की तरह हो जाती है और इनके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके भी कुछ अधिकार अपने माता पिता में हो जाते हैं। परंतु जब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ही नहीं होगा तो बच्चे और पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और एक इसी में से नया डायमेंशन आ गया है कि कुछ दिन तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इसके बाद रेप केस फाइल कर दे रहे हैं कि ये कंसेंट नहीं था। इस विषय पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा कि लिव इन पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या रेप का केस फाइल किया जा सकता है। इसी विषय पे एक रीट फाइल किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड किया जाए। तो यदि जो कोई भी एडल्ट रह रहा है लिव इन रिलेशनशिप में अपनी प्राइवेसी को छुपाकर, उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यों फोर्स करेगा, पार्लियामेंट क्यों ऐसा लॉ बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा डायरेक्शन देंगे। इसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मूर्खतापूर्ण रूप से फाइल की गई रीट है और इसे मैं रिजेक्ट करता हूँ और पटिशनर पे फाइन भी इम्पोज करता हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक जानते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इस विषय पे सब पार्ट के रूप में वीडियो बनाऊंगा। दूसरा पार्ट इसका होगा कि लिव इन रिलेशनशिप एंड रेप, जो शॉर्ट वीडियो होगा। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं
वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि लॉ से रिलेटेड ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और आपका कोई क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट